नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित नायक आ गया हूँ आपके साथ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तो आज हम बात करते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरबाड़ा में हुआ था। पर 6 लोगों का था। 6 लोगों का परिवार होने की वजह से और पिताजी एक स्कूल टीचर थे। धीरूभाई अंबानी की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 10वीं के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था। घर की परिस्थितियां देखकर उन्होंने गांव में ही फल और नाश्ता बेचना शुरू किया, लेकिन उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होने के कारण उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। उन्होंने पास में ही एक विजिटिंग स्पॉट पर उन्होंने पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। ले थे उस पर निर्भर था। जब ट्रैवलर्स ज़्यादा आते थे तो उनको अच्छा मुनाफा होता था, लेकिन जब ट्रैवलर्स उस स्पॉट पे नहीं आते थे तो उनका बिजनेस ठप रहता था। इसीलिए उसमें ज़्यादा मुनाफा वो नहीं कमा पाते थे, इसीलिए वो बिजनेस भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर उनके पिताजी ने उनको नौकरी करने की सलाह दी। उनके बड़े भाई रामनिक भाई अंबानी वो यमन में उस समय काम करते थे, इसीलिए धीरूभाई अंबानी को भी यमन बुला लिया और एक सेल की कंपनी को में उनको पेट्रोल पंप पर जॉब मिल गई। धीरूभाई अंबानी का काम देखकर उनको बहुत जल्दी प्रमोशन मिल गया। उस पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे, उनको चाय 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी पास में ही एक बड़ा होटल था, उधर चाय पीने जाते थे। उधर चाय 1 रुपए की मिलती थी, लेकिन जब उनके साथी उनसे पूछते थे कि नहीं, ये तुम चाय 1 रुपए की चाय उधर पीने क्यों जाते हो जबकि चाय 25 पैसे में इधर मिलती है। जब धीरूभाई अंबानी कहते थे कि उधर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और अपनी बिजनेस की बारीकियों के बारे में बात करते हैं, तो मैं उनसे उन बिजनेस की बारीकियों को सीखने जाता हूँ। दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है। उस समय यमन में चांदी के सिक्कों का चलन था और धीरूभाई अंबानी ने देखा कि जो चांदी के कॉइन्स की वैल्यू है, लेकिन उन चांदी के कॉइन्स का भार कुछ ज़्यादा था। इसी दोनों की वैल्यू और भार में अंतर देखकर धीरूभाई अंबानी ने एक लंदन की कंपनी के साथ मिलकर उन सिक्कों को पिघलाकर और अच्छा पैसा कमाया। जब यमन की सरकार को ये बात पता चली तो धीरूभाई जब तक बहुत अच्छा पैसा छाप चुके थे। 1954 में धीरूभाई ने अपने देश आने का फैसला किया और अपने देश आ गए। देश में आने के बाद धीरूभाई अंबानी नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते थे। बड़ा पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने अपने मामा जी चंपकलाल दमानी से बात करी और शुरू किया मसाले और शक्कर का बिजनेस। धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद वो सूत के बिजनेस में भी उतर गए। इधर भी सफलता ने धीरूभाई अंबानी के कदम चूमे और बहुत जल्दी ही बॉम्बे सूत संघ के कर्ता धर्ता बन गए। उनके मामा जी को बिजनेस में ज़्यादा रिस्क पसंद नहीं थी, इसीलिए उन दोनों का साथ इधर तक ही था। और फिर शुरुआत होती है 1976 की, जब रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की धीरूभाई ने शुरुआत की। 1966 में ही धीरूभाई ने अहमदाबाद के नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल्स का उद्घाटन किया। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अपना एक फैब्रिक अपनी ब्रांड के नाम से लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे के नाम पर दिया, विमल। धीरूभाई की मेहनत ने उस विमल को बहुत जल्द घर घर में पहचान दिला दी थी। धीरूभाई अंबानी बहुत ज़्यादा विजनरी थे, इसीलिए 1970 में उन्होंने कंपनी को डाइवर्सिफाई किया और शुरुआत की रिलायंस रिफाइनरीज, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स की। 1980 में ही पेट्रोकेमिकल्स को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया था धीरूभाई अंबानी ने। 1986 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस का आईपीओ लॉन्च करने का सोचा। उस समय रिटेल इन्वेस्टर्स थे, वो स्टॉक मार्केट से दूरी रहते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने सबको भरोसा दिलाया और रिटेल इन्वेस्टर्स को बढ़ चढ़ के समझाया और इसी के कारण रिलायंस के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया और रिलायंस का जो आईपीओ था वो 7 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। 1970 में जब पॉलिस्टर ने बूम पकड़ा था तो रिलायंस और बॉम्बे डाइन के बीच में बैटल की शुरुआत हुई। उस समय बॉम्बे डाइन ने पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 4 साल के बाद मंजूरी दी। इसी के दौरान बॉम्बे डाइन ने कुछ मशीनरीज भी देश में इंपोर्ट की थी।
लेकिन लाइसेंस क्लियर नहीं होने के कारण उन मशीनरीज को डॉक में ही रखवा दिया गया। जब लाइसेंस क्लियर हुआ तो वो मशीनरीज खराब हो चुकी थी डॉक में। इसी के चलते पॉलिस्टर के जो रॉ मटेरियल था उसमें रिलायंस कंपनी की मोनोपोली बन चुकी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पॉलिस्टर का रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करती थी उसके लिए एक डीएमटी मटेरियल का यूज होता था। ये डीएमटी मटेरियल रिलायंस दूसरे देशों से इंपोर्ट करती थी। 1984 में फाइनेंस मिनिस्टर ने डीएमटी मटेरियल पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले से ही 114 करोड़ के प्री ऑर्डर दूसरे देश को दे चुका था। इसीलिए जो डीएमटी मटेरियल जो डीएम बॉम्बे डाइंग का जो डीएमटी मटेरियल था उसकी डिमांड ना के बराबर थी। इसी के लिए बॉम्बे डाइंग को डीएमटी मटेरियल का जो प्लांट था वो बंद करना पड़ा। नूसली बाड़िया जी ने धीरूभाई अंबानी पे कुछ एलिगेशंस भी लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके धीरूभाई अंबानी ने पॉलिस्टर की जो पॉलिसीज थी उनमें छेड़छाड़ की। इस पर एक बॉलीवुड ने मूवी भी बनाई है, गुरु। बढ़ते बिजनेस के बीच में धीरूभाई अंबानी की सेहत खराब रहने लगी और 6 जुलाई 2002 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने उन रिलायंस कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले ली।